गाइस हम आज का द इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एंजाइटी। तो इलेक्शन के बारे में है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं तो पोल काउंट कब होगा क्या होगा। बस एक यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन होती है वैसे ही कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है यूएस में। हर स्टेट इलेक्शन कराता अपने ओन रूल्स एंड डेडलाइंस के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल काउंट में टेक वीक्स टू कम इन और रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है एंड द इलेक्शंस आर एक्चुअली कॉल्ड बाय प्रोमिनेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस. The COVID-19 pandemic and the very large number of postal ballots are expected to make it difficult to call the election that same night. तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन जैसी कोई बॉडी नहीं है. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं. तो ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना में अटैक हो गया, टेररिस्ट अटैक. तो उसमें क्या कहना है. तो फ्रांस पे भी अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक अब ऑस्ट्रिया पे हो गया. तो वहाँ पे ये बोलना है दिस इज अ फाइट बिटवीन द मैनी पीपल हु बिलीव इन पीस एंड द फ्यू इट इज अ फाइट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म. तो आज के बहुत टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं. फिर फ्रांस ने भी माली पर कर दिया है अटैक. अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं. सेकेंड पेज पर तो बस फर्स्ट का ही एक्सटेंशन होता है. कोविड-19 केसेस दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. हाँ, ये न्यूज़ है. सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड इफ पार्लियामेंट हाउस कैन बी रिफर्बिश्ड. गवर्नमेंट सेज टू मेनी इश्यूज. तो एक पिटीशन आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई थी. क्या जो पुराना ही पार्लियामेंट हाउस है उसे ही रिफर्बिश नहीं कर सकते हैं, नया सेंट्रल विस्ता बनाने की ज़रूरत है क्या. तो सॉलिसिटर जनरल के कुछ रिस्पॉन्सेज है उसके लिए. अंडरलाइनिंग द कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेजेस ऑफ द प्रपोज सेंट्रल विस्टा redevelopment project, the center told the Supreme Court Tuesday that the question whether or not to have a new parliament building is a policy decision with which the government is entitled to take. तो ये सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि नया सेंट्रल विस्ता या पार्लियामेंट बनना है या नहीं बनना है ये गवर्नमेंट का डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसी डिसीजन है जो कि गवर्नमेंट को लेना चाहिए. Justice Khanna pointed out that one of the issues raised by the petitioner is if it's possible to refurbish and use the existing parliament building. कि हम जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसे ही रिफर्बिश कर सकते हैं. तो इस पे मेहता का कहना है कि ये पॉलिसी डिसीजन है जो कि सेंटर है एम्पावर टू मेक. Unless it is utterly arbitrary and atrocious, it is something which the government can decide. तो वो कह रहा है कि ना ही arbitrary है ना ही atrocious है, तो ये गवर्नमेंट को ही डिसाइड करने देना चाहिए. The policy decision, he said, is to have all central ministries at one place and that one place has to be one which is historically significant. अब और क्या क्या है. और उन्होंने बोला है वो पुराना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी एक भी ब्रेक इधर से उधर नहीं करना चाहते हैं और उसको वो बना देंगे म्यूजियम शोकेसिंग हिस्ट्री. ठीक है. ऑन द कंटेंशन दैट देयर वाज नो डिज़ाइन कंपटीशन फॉर द प्रोजेक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है. फिर ये पार्लियामेंट बिल्डिंग 1927 में बनी थी टू हाउस द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वाज नॉट इंटेंडेड टू हाउस द बाईकैमरल लेजिस्लेचर एंड दैट द कंट्री हैज टुडे. जब ये 1927 में बनी थी तो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बनी थी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर के लिए नहीं बनी थी. द करंट बिल्डिंग विल बी अंडर मोर स्ट्रेस व्हेन द नंबर ऑफ सीट्स टू लोकसभा एंड राज्यसभा आर रेज्ड. तो ये भी कहना है सॉलिसिटर जनरल का. तो अभी तो थोड़े टाइम बाद जब लोकसभा और राज्यसभा की भी सीट्स रेज हो जाएगी तो इस हाउस में अकोमोडेट नहीं हो पाएंगी. बोथ हाउसेज आर ऑलरेडी पैक्ड एंड मेंबर्स हैव टू सिट इन प्लास्टिक चेयर्स व्हेन जॉइंट सेशंस आर हेल्ड. जब जॉइंट सेशन होते हैं तो प्लास्टिक चेयर्स पे मेंबर्स को बैठना पड़ता है, इतनी कम सीट्स हैं. और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग फायर सेफ्टी नॉर्म्स को भी कंफर्म नहीं कर पाती हैं. वाटर सीवर लाइंस की भी दिक्कत है, वो भी हैप्पजार्ड है. और इसके अलावा 2001 में पार्लियामेंट का अटैक भी हो गया था तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है और ये बिल्डिंग अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं है. On the cost advantages of having a new central secretariat building, Mehta said many central ministries are housed in different buildings with the result that the government ends up paying rent for many of them. The new building, he said, will help avoid this. तो अब नई बिल्डिंग बना लेंगे तो रेंट वेंट नहीं देना पड़ेगा इसका. और अगर उन्होंने बोला अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न है तो उसकी कोई दिक्कत करने की बात नहीं है. और इससे कनेक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ जाएगी जिससे लोग अपने व्हीकल्स कम यूज़ करेंगे. द फैक्ट दैट पीपल एंड ऑफिशियल्स हैव टू रन अराउंड द सिटी टू गो टू डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑल्सो इंक्रीजेस ट्रैफिक एंड पोल्यूशन, ही सेड, एडिंग दैट द प्रोजेक्ट प्रपोजेस इंटरलिंकिंग ऑफ मेट्रो स्टेशन. और जो लैंड सेंट्रल विस्ता में बचा है उसी को यूज़ कर रहे हैं. तो ही सेड इट इज़ अ क्रिमिनल वेस्ट ऑफ स्पेस. स्पीकिंग टू LA Fairs on environmental norms, he said if the petitioner's concern is environmental protection, I will say it is fully taken care of. तो environmental protection की तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. On the contention of the petitioners that no effective study was conducted before deciding for a new building. petitioner का ये कहना था कि कोई भी effective study नहीं की गई कि बिल्डिंग की ज़रूरत है या नहीं है. तो इसमें सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि न्यू पार्लियामेंट बनेगी नहीं बनेगी ये तो वैसा ही डिसाइड करने जैसा है कि मुझे अपना घर नहीं इनफ लग रहा तो मैं नया घर बनवा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत तो नहीं है.
Explaining this, he said, ownership of the parliament building is with the Lok Sabha secretariat, and considering the fact that numerous occupants and Lok Sabha speakers have indicated issues and inadequacies with the present structure, there was no need for a separate independent study. फिर उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए कहा है कि बहुत सारे स्पीकर्स लोकसभा सेक्रेटेरिएट को सबको पता है इसमें बहुत ही ज़्यादा इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं, तो ज़रूरत है और न्यू सेपरेट स्टडी की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूरा बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। छत्तीसगढ़ कैंसल्स ₹10,000 करोड़ वर्क अंडर जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन है, उसके अंदर का छत्तीसगढ़ ने 10,000 करोड़ का वर्क कैंसिल कर दिया है। अब वाटर कौन सा सब्जेक्ट है? वाटर स्टेट सब्जेक्ट है। वाटर बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट, द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज टू बी डन बाय द स्टेट. So it is primarily and ultimately state subject. They will have to take care of this spending, working, implementation and maintenance. जल जीवन मिशन के अंदर 41 लाख रूरल फैमिलीज इन द स्टेट्स को मिलने वाला था कनेक्शन, मतलब हाउस होल्ड टैप कनेक्शन 2023 तक। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 10% रूरल फैमिलीज के पास ही टैप कनेक्शन है और 20 लाख को देना था 2020-21 तक। The works allotted to ensure 100% tap connections, including building water tanks, laying pipelines, civil works, tap connection, water purification. तो ये सब टोटल अमाउंट आ रहा था 10,515.9 करोड़। ठीक है, तो फिर ये जल जीवन मिशन में बस यही है, सबको टैप वाटर देना है 2023 तक 100%, तो रूरल एरिया में काम करना है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। जयशंकर अर्जेस गल्फ नेशंस टू फैसिलिटेट रिटर्न ऑफ इंडियंस टू रिज्यूम वर्क। तो अभी कोविड-19 में पैंडेमिक आया था, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले स्टेट्स में जो भी हमारे काम कंट्रीज़ में जो भी हमारे इंडियन मेंबर्स काम करते थे वो वापस आ गए थे। तो अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यही बोला है कि आप उनकी रिटर्न को फैसिलिटेट कराइए। इंडिया हैज आस्क्ड द मेंबर्स ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल टू फैसिलिटेट द रिटर्न ऑफ इंडियंस हु वांट टू रिज्यूम वर्क विद द रिलैक्सिंग ऑफ कोविड-19 रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस। 8 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस वेस्ट एशिया में काम करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले कंट्रीज़ में काम करते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई। सऊदी अरेबिया में हमारी जो पॉपुलेशन है वो 2.6 मिलियन पॉपुलेशन है और यूएई में 3.4 मिलियन इंडियंस हैं। External Affairs Minister S. Jaishankar, during India's strategic dialogue with the GCC countries, mentioned that a large number of Indian workers and professionals are now eager to return to the GCC countries to resume their work. जयशंकर ने ये भी अर्ज किया the GCC leadership to facilitate the return through sustainable travel bubble arrangements. So कुछ travel bubble arrangements करे जाने चाहिए और वो आराम से वहाँ पर पहुँच सके। उन्होंने थैंक यू भी बोला कि इंडियन डायस्पोरा का ध्यान रखने के लिए ड्यूरिंग द पैंडेमिक। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। एवरी सिटीजन हैज राइट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट बट इन अ डिसेंट मैनर। अब एक को सेडिशन के लिए बुक कर लिया गया था, तो इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है? इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वॉइस his or her opinion freely and criticize the functioning of the government. However, the same should be done in a decent manner and unparliamentary language should not be adopted. तो सिटीजन 124A ऑफ द आईपीसी में डिफाइन है। अब हम इस वाले पेज पर आते हैं जिसमें आर्टिकल्स हैं। पहला ओपिनियन है किस पर? करेक्टिंग द टैग। तो जो हम 2-3 दिन से न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इंडियन एक्सप्रेस एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है स्कॉलरशिप स्कैम की, कि कैसे मिडिल मैन बैंक ऑफिशियल्स मिलकर एक नेक्सस बना के वो स्कॉलरशिप का फंड साइफन ऑफ करते हैं। एडवोकेट्स, तो इससे ये भी पता चलता है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही ये स्कॉलरशिप दी जा रही थी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, वो भी कोई एंटीडोट नहीं है हर चीज़ का। तो सेंट्रल स्कॉलरशिप स्कैम अंडरलाइंस नीड टू टाइटन चेक एंड बैलेंसेस एंड डीबीटी आर्किटेक्चर, फिक्स अकाउंटेबिलिटी. Its advocates, including central and state governments, have pitched direct benefit transfers as an antidote to a persistent problem of social welfare and subsidy schemes in the country, the almost ubiquitous middlemen who deprive beneficiaries of the legitimate allotment. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सबका यही कहना था, ये जो डीबीटी है एंटीडोट है जो भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है सोशल वेलफेयर और सब्सिडी स्कीम्स की। एंड आधार नंबर, अकॉर्डिंग टू सच प्रोपोनेंट्स, आधार नंबर इन सारी स्कीम्स में रॉबस्टनेस सेट कर देता है। द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटीज ऑफ इंडियाज वेबसाइट फॉर इंस्टेंस नोट्स Aadhaar seeding your scheme ensures that nobody else can claim a share of the benefits by impersonating you as a person. यहाँ तक कि UIDAI की ये क्लेम करती है कि आधार, अगर आप आधार से अपनी स्कीम को सीड करा रहे हो तो कोई भी आपका क्लेम नहीं ले सकता है, आपकी तरह इम्पर्सोनेट करके इम्पोस्टर बन के नहीं ले सकता है। सोशल एक्टिविस्ट एंड ग्रासरूट लेवल वर्कर्स हैव हाउएवर पॉइंटेड टू द फ्रेलिटीज ऑफ द सिस्टम
and argued that having a unique identification number is no guarantee against being robbed of scholarship, pensions and other welfare entitlements. लेकिन सोशल एक्टिविस्ट और ग्रास रूट वर्कर्स ने बार बार ये पॉइंट किया है कि इस सिस्टम में भी फेलियरिटीज हैं, और ये बोला है कि यूआईडी किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपकी स्कॉलरशिप रॉब नहीं होगी, आपकी पेंशन रॉब नहीं होगी, आपका फंड जो भी रिलेटेड है वो आपको मिल जाएगा. Now, an investigation by this newspaper has uncovered a nexus of middlemen, government employees, and bank staff who allegedly dupe students from minority communities of a centrally funded scholarship in झारखंड. तो ये झारखंड में देखा गया है कि एक नेक्सस था मिडिलमैन का, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, बैंक स्टाफ का, जिन्होंने बच्चों को ड्यूप किया जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के थे सेंट्रली फंडेड स्कॉलरशिप से. That these officials found ways to dodge verification process to pilfer funds sanctioned by the Union Ministry of Minority Affairs underlines the urgency of plugging the gaps in these procedures and more importantly mending the DBT architecture. तो इन ऑफिशियल्स ने एक वेज फाइंड कर लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस को डॉज करने का. तो अब ज़रूरत है कि ये देखा जाए कि डीबीटी आर्किटेक्चर को हम कैसे मेंड कर सकते हैं. ऑन पेपर द स्कॉलरशिप स्कीम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए आती है जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से रुपये कम है. उसके लिए भी रिगरस वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है. एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज किया जाता है एट स्कूल और इंस्टीट्यूशनल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे. बट राइट अंडर द नोजेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज, बैंक ऑफिशियल्स एंड स्कूल स्टाफ connive to steal user IDs and passwords to divert benefits from schools that never applied for any grant. Middlemen caused parents to forego a big share of their children's dues and institutions forged records to apply for scholarship funds. तो क्या क्या किया गया? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज के नाक के नीचे से जो बैंक ऑफिशियल्स थे, स्कूल स्टाफ थे, उन्होंने यूजर आईडीज को चुराया, पासवर्ड्स को चुराया, बेनिफिट्स को डाइवर्ट किया फ्रॉम स्कूल्स दैट नेवर अप्लाइड फॉर एनी ग्रांट. मिडिलमैन caused पेरेंट्स टू forego a big share of the children dues. कुछ स्टूडेंट्स को मिली भी स्कॉलरशिप तो उनको फ्रैक्शन ही मिला, जो एक्चुअली मिलनी चाहिए थी उससे आधी मिली और वो भी कैश में मिली, उनके अकाउंट में नहीं है. shows that policy makers in charge of DBT schemes have much to do in cutting through networks of misappropriation. This newspaper investigation shows that the bank account and a UNI are not always enough to flatten the traditionally asymmetrical relationship between officials who implement subsidy. तो इतना ज़्यादा एम्बेजलमेंट हुआ है, 61 करोड़ का कुछ स्कैम हो गया है. फॉर इंस्टांस फाउंड देयर वे इनटू अकाउंट्स ऑफ अनसस्पेक्टिंग. कुछ लोगों को ये बताया जा रहा था चैरिटी मनी है, सऊदी अरेबिया से आधी तुम रख लो आधी हम रख लेंगे, और सब कुछ ही पार्ट बच्चों को दिया गया, वो भी कैश में. तो इसका मतलब डीबीटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमें डीबीटी को मेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इसी पर है कि लव जिहाद पर जो लॉ लेकर आ रहे हैं हरियाणा और यूपी की सरकार, तो ऑथर का ये कहना है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. हर इंसान के पास फ्रीडम है टू राइट टू मैरी, जिससे वो करना चाहे उससे शादी कर सकता है, जो फेथ फॉलो करना चाहे वो फेथ फॉलो कर सकता है. तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. ये बिहार पॉलिटिक्स पे कि बिहार में कैसे कास्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है. लेट लॉ नॉट डू देम पार्ट. अब ये सेम सेक्स मैरिजेस पे कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इंडिया में क्या बताया जाता है, क्या दिक्कतें हैं. तो ये ऑथर ने एक बुक लिखी है अपनी, लव्स राइट, सेम सेक्स मैरिजेस इन मॉडर्न इंडिया. तो अब हम यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक कोट किया था कि सेम सेक्स मैरिज इज अगेंस्ट इंडियन वैल्यूज़. तो ऑथर का कहना है कि जो यंग वुमेन और मैन है जो आपस में शादी करना चाहते हैं एलजीबीटी कम्युनिटी के, क्या वो इंडियन नहीं है? इन मैनी केसेस फैमिलीज वॉलेंटली सेपरेटेड द कपल्स, फिर वो सुसाइड कर लेते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है. मेल फीमेल कपल्स whose families disapprove of their relationships also marry by religious rites and some commit suicide. It is precisely because Indians is angry about values that use the special marriage act exist. ये अलाउ करता है कपल को जिसकी मैरिज डिसअप्रूव कर दी गई किसी भी रीजन की वजह से कि वो लीगल राइट्स ऑफ मैरिज को ऑब्टेन कर ले. फिर ऑथर ने बोला कि उन्होंने बहुत सारे हिंदू प्रीस्ट और स्वामीज को इंटरव्यू किया है जिन्होंने बहुत सारी सेम सेक्स वेडिंग्स करवाई भी हैं, यहाँ तक कि बहुत पहले 1993 में भी करवाई हैं. उन स्वामी और प्रीस्ट का ये मानना है कि जो आत्मा है उसका कोई जेंडर और मैरिज सिर्फ एक यूनियन ऑफ स्पिरिट्स होती है और आत्मा का कोई जेंडर होता नहीं है. तो फिर ये भी ठीक है. And that when people get inexplicably attached despite social disapproval, this is due to a bond from a former birth. अगर किसी चीज़ को लोग सोशली डिसअप्रूव कर रहे हैं उसके बाद भी आप अटैच हो रहे हो तो मतलब आपका फॉर्मर बर्थ से कुछ कनेक्शन चल रहा है. The 11th century Sanskrit text, the Katha Sarita Sagara, provides the same explanation for cross class and cross caste couples who want to marry. अब ऑथर का ये भी कहना है व्हेन एन इंडियन मैन मैरीज अ फॉरेन वुमेन, जब कोई भी इंडियन मैन फॉरेन वुमेन से मैरी करता है तो उसको उसको वो तुरंत राइट मिल जाता है उसको कि वो पीआईओ ले सके और इंडिया में परमानेंटली लिव रह सके और काम कर सके. लेकिन अगर कोई
मैन मैरी करता है, बट व्हेन ही लीगली मैरीज अ फॉरेन मैन इन अदर कंट्री से ताइवान, हिज हस्बैंड रिमेन्स अ लीगल स्ट्रेंजर टू हिम। तो मतलब कोई अगर मैन मैन से करता है तो उसका हस्बैंड लीगल स्ट्रेंजर ही रहेगा और उसको सिर्फ टूरिस्ट वीजा मिलेगा, वो भी मैक्सिमम 6 महीने का। इंडिया ने फाइनली उन डेमोक्रेसीज को तो ज्वाइन कर लिया जिन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेम सेक्स रिलेशन को, लेकिन अब ये टाइम आ गया कि हम उन डेमोक्रेसीज को ज्वाइन करें वो जो राइट देती हैं सिटीजन को टू मैरी एनीवन शी चूजेस। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इंग्लैंड में कोई है वो लीगली मैरिड है, पर इंडिया में जब वो अप्लाई करेगा यहाँ पर आने के लिए वीज़ा में, तो क्या लिखेगा, वो सिंगल या मैरिड? अगर वो सिंगल लिख रहा है तो हमने उसे फोर्स किया झूठ बोलने के लिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें सिर्फ हम जामिया मिलिया इस्लामिया पे कि उसके 100 साल पूरे हो गए हैं तो उसकी लेगेसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया बना कब था। Let's be forget, Jamia was born in 1920 as an act of repudiation of the British Raj and the universities under its mandate. तो पहले मॉस्क था अलीगढ़ में। तो द स्मॉल ब्रांड ऑफ ड्रीमर्स परसुएडेड बाय गांधी जी, तो गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने परसुएड किया था जामिया मिलिया इस्लामिया बनवाने के लिए, जिसमें हकीम अजमल खान एंड द अली ब्रदर्स पुट अप अ रेंटेड अकोमोडेशन। तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं, हकीम अजमल खान और अली ब्रदर्स। उन्होंने एक रेंटेड अकोमोडेशन करोल बाग में लिया था before setting up on the banks of the Yamuna. There was little money but no lack of determination. Zakir Hussain ने लीव ली थी for completing his PhD and chose Germany over Britain, where most of the top people were educated. जामिया को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था फंड्स के लिए। He sent messages of encouragement beseeching that Jamia be kept alive with his promise to return soon. When he did return, he brought some brilliant young Indians, including Muhammad Mujib and Abid Hussain with him, who dedicated themselves to Jamia. Along with them came a German Jewish lady who spent the rest of her life at the fledgling institution, having donated all her savings to it. तो बहुत लोगों का हाथ है जामिया को बनवाने में भी। वो यहाँ पर चलते हैं नथिंग एलिटिस्ट अबाउट फ्री स्पीच। तो आपको याद होगा एक मैंने आपको पहले एक दिन आर्टिकल पढ़ाया था तबीश खायर का, इसके बारे में, जो फ्रांस में बी हेडिंग हो गई तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ लोग जो कस्टोडियन ऑफ रिलीजन बनते हैं, ये उसी का एक तरीके का रिप्लाई दिया गया है इस आर्टिकल में। तो ऑथर ने बोला द हॉरिफिक beheading of the French teacher Samuel Paty has once again laid bare the fault lines of the free speech. Tabish Khair's piece represents one such crack. Khair's piece is a crying appeal against those who kill in the name of their gods and ideas. Do not kill. Do not kill or afflict injury to bodies that bear contrarian ideas, he seems to be saying, and he is right, how can he be not? अब ऑथर का कहना है, I also agree with Khair that there is a need to respect people's religion and not be provocative in the aftermath of the gruesome killing, as the French government has been in asking school teachers to show cartoon in class or by projecting the cartoons on buildings. I hear him when he says that a competitive exercise of offensive speech may cost lives. लेकिन खैर का पॉइंट ऑफ व्यू और भी बहुत चीज़ें डिलीवर कर रहा है। पहला, ही गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ डेडिकेटेड फ्रेंच टीचर जिन्होंने कार्टून दिखाए अपने स्टूडेंट्स को गुड फेथ में। वो फेथ ये था कि बच्चों को पता चले कि फ्री स्पीच कैसे एक्सरसाइज की जाती है। ही ऑल्सो गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ सम कस्टोडियंस ऑफ इस्लामिक रिलीजियस सिंबल्स इन फ्रांस हु गेट आउटरेज। पर इस बात से जो कुछ कस्टोडियन ऑफ रिलीजन्स होते हैं वो आउटरेज हो गए और उन्होंने इनटेप्रेट थिंग्स ऑन द सोशल मीडिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। वो अपनी फ्री स्पीच दिखाने लगे। Between the freedom of expression of the French teacher and the freedom of outraged protesters against it, it stands the figure of, as Khair euphemistically calls, an angry, confused man who is provoked into beheading the teacher. To Khair, it does not matter whether ideas are good or bad. What matters is that the conflict between two ideas of free speech and sanctity of religious cultural symbol lives were either lost or made to suffer. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आइडियाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए बुरे होने चाहिए। ये मैटर करता है कि इन दोनों आइडियाज के बीच में, एक फ्री स्पीच का आइडिया और एक रिलीजियस कल्चरल सिंबल के आइडियाज, उनके बीच में या तो लाइफ लॉस्ट हो जाती है या तो उनको सफर करना पड़ता है। तो ये पॉइंट अच्छा है। अब ये बोला गया है आइडियाज की कोई रियल और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, वो आउटसाइड ऑफ द बॉडीज नहीं एग्जिस्ट करते हैं, वो बॉडी के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। आइडिया इसीलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि बॉडीज के अंदर वो हाउस करते हैं। हैड आइडियाज लिव्ड ऑटोनॉमसली इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज एंड माइंड्स दैट कैरी देम, आइडियाज वुड नॉट डाई। अगर आइडियाज ऑटोनॉमसली रहते, इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडीज होते और माइंड के बाहर रहते तो आइडियाज कभी मरते ही नहीं, फिर तो वो इमॉर्टल होते और एंडलेसली रहते आउटसाइड ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम्स, सोशियोलॉजिकली हैबिटेट्स, हैबिट्स एंड चेंजिंग माइंड्स। We would continue that the earth is flat, or in the practice of slavery, or in the absence of voting rights for women. But we don't, and the reason is that some ideas die or weaken over time. वो आइडियाज हमारे बॉडी में हाउस करते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे कुछ आइडियाज जो सही नहीं होते वो डाई भी कर जाते हैं, वीकन होने लगते हैं ओवर टाइम।
they become anomalous and discredited either because they are disputed scientifically or because they are contested vigorously. या तो उनको scientifically dispute किया जाता है या तो आपस में duality of mind की वजह से वो contest करते रहते हैं vigorously and passionately till an anachronistic idea is defeated. Anachronistic idea क्या होता है? जो अपने टाइम से बहुत पीछे छूट गया हो, मतलब आज के टाइम में उसकी जरूरत ना हो. थर्ड, इन द कन्फ्लिक्टिंग टेरेन ऑफ आइडियाज लाइज द कर्नल ऑफ सोशल चेंज. ये उस पीस में ये बोला गया था एडिटोरियल की पीस में कि आइडियाज गुड और बैड नहीं होते, पर ऑथर का कहना आइडियाज गुड और बैड होते हैं. इफ आइडियाज आर नॉट गुड और बैड, हाउ एल्स डू वी डिस्क्रेडिट द ब्राह्मणिकल डिवाइन origin theory that professes that the Shudra is born from the divine being's feet and therefore is the lowliest creature on the earth. तो आइडियाज गुड और बैड होते हैं, जो बैड आइडियाज होते हैं हम धीरे धीरे टाइम के साथ उन्हें छोड़ देते हैं. हाउ एल्स, जैसे शूद्रा को लो क्रिएचर माना जाता था, वो धीरे धीरे ये आइडिया वीकन हुआ क्योंकि ठीक नहीं था. हाउ एल्स एक्सेप्ट थ्रू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज टू वुमेन कंटेस्ट पेट्रियार्की एंड पुश बैक ऑन रिसीव जेंडर्ड आइडियाज ऑफ वुमेनहुड. अब पेट्रियार्की आइडिया गलत था ना, तभी तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है सोसाइटी से. How else has the idea of environmentalism or indigenous communities' rights become such a dominant concern of our times? तो आइडियाज धीरे धीरे खत्म होने चाहिए. जो आइडियाज खराब होते हैं या फिर जो डुअलिटी ऑफ माइंड में कंटेस्ट करते रहते हैं, उसमें जो खराब आइडिया उसको पीछे छूटना चाहिए. एजेंसी टू स्पीच में ऑफन बी मैटर ऑफ वंस मैन्स गुड वर्सेस अनदर्स मैन्स गुड. It may be a matter of one cultural value system, the French and their free speech principle versus another religio-cultural sensibility. तो ये दो लोगों के बीच का मैटर हो चुका है. मतलब एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया और दूसरा सेक्रेडनेस ऑफ द प्रॉफिट हो गया है. Till this point, both speech acts have equivalence and each person must have the right to speak freely. But once you kill or inflict body harm in the name of an idea, the onus and responsibility of it is not on the people professing or countering an idea. पर अगर आप अपना आइडिया किसी पर थोपने के लिए आप उसको किल कर दो, क्या उसको बॉडली हार्म करो किसी आइडिया के नाम पे, तो ओनर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑन द पीपल प्रोफेसिंग और काउंटरिंग ऑन आइडिया. So that we do not offend a loony guy who picks up a gun and shoots, or so that we do not inspire a crazy man to behead someone in the name of ideas. अब ऑथर का क्या कहना है? To dwell in the second, ये bad politics. The right to free speech empowers and enables many marginalized lives. जो free speech होती है वो बहुत सारी marginalized lives को empower करती है. It is a mistake to see it as an elite indulgence. ये एक basic right है जो कि देना चाहिए. So basic that it enables the weak and the oppressed to rise against the oppressors. इतना basic कि जो oppressed होंगे जब वो बोलेंगे oppressors के लिए, उनके पास free speech होगी तभी तो वो बोल पाएंगे उनके साथ कितना exploitation हो रहा है. It enables culturally disparate communities, including Muslims, to embody and carry with pride their cultural differences. In any case, free speech is restrained by the state through its many criteria of reasonableness. जैसे इंडिया में free speech है पर कुछ इसमें restrictions भी, reasonable restrictions है. To further circumscribe it by burdening it with plausible violent appropriations or with historical conditionalities is to feed the logic of violence against freedom of expression. अब हम next page पर चलते हैं. यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान एंड वाई पाकिस्तान हैज गिवन इट प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस. तो अब गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने प्रोविजनल प्रोविंस स्टेटस दे दिया है. नवंबर 1 को वो गिलगिट बाल्टिस्तान का इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. अब गिलगिट बाल्टिस्तान नॉर्दर्न मोस्ट टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है. ये तो आपको इसकी लोकेशन पता होगी. द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हैज मेड द रीजन वाइटल फॉर बोथ कंट्रीज. एक रिसेंट एनालिसिस में पता चला जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वो धीरे कुछ रीजन की वजह से स्लो हो गया था. बट गिवन द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विल कंटिन्यू. तो अब यहाँ पर क्या इंडिया ने एक्सेप्ट किया है इस स्टेटस को? नहीं. While India has objected to the plan to make Gilgit-Baltistan a province of Pakistan and in the recent past asserted that it will take control of Gilgit-Baltistan, लेकिन ये मानना है ऑथर का कि ये realization impossible है कि मैप अब बदल जाए. In this sense, it can argue that the merger of Gilgit-Baltistan with Pakistan is a move that could help both countries put the. तो ऑथर का कहना है कि जो हो गया हम इसे पीछे छोड़ के आगे अब अपने इशू को सॉल्व करना चाहिए. अब वहाँ के लोग क्या चाहते हैं? The people of Gilgit-Baltistan have been demanding for years that it be made a part of Pakistan. उनका मानना है कि इसको पाकिस्तान का पार्ट बना देना चाहिए क्योंकि उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलते हैं जो कि पाकिस्तानीज को मिलते हैं. There is virtually no connect with India और उनका virtually इंडिया के साथ तो कोई कनेक्ट है ही नहीं. Some have in the past demanded a merger with POK, but the people of Gilgit-Baltistan have no real connect with Kashmir either.
तो कुछ ने बोला है कि उनको पीओके के साथ मर्ज कर दो, लेकिन देखा जाता है कि उनका कुछ कनेक्शन कश्मीर के साथ भी नहीं है। वो नॉन कश्मीरी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं और वो वेरियस लैंग्वेजेस बोलते हैं, लेकिन उसमें से कोई कश्मीरी नहीं बोलता है। A majority of the estimated 1.5 million Gilgit-Baltistan residents are Shias. There is anger against Pakistan for unleashing extremist sectarian militant groups that target Shias. तो वहाँ पे माना जाता है कि पाकिस्तान में कुछ एक्सट्रीमिस्ट सेक्टेरियन ग्रुप है जो कि शिया को टारगेट करते हैं और डिक्टेट करते हैं कि वो अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करें। तो ये सब ठीक हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है, एक बार वो पाकिस्तान फेडरेशन के पार्ट हो जाएंगे। देयर इज अ स्मॉल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस बट इट हैज वेरी लिटिल रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट है यूएस इलेक्शन पे है सब। I think that's it for today. Thank you and have a nice day.